कैसे हो विद्यार्थियों? आपका स्वागत करता हूं मैं एडवांस लर्निंग बाय आरके सर में। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपके इंडियन पॉलिटी, जो कि सर आपको पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल राइट चैप्टर, उसके सेट 2 के एमसीक्यू। केवल और केवल एमसीक्यू डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पर। थ्योरी के लिए आपको आरके सर का लेक्चर देखना पड़ता है। आरके सर के लेक्चर्स की सीरीज के लिए आप आरके सर का वहां पे सब्जेक्ट देखो और उसके बाद आप इस थ्योरी को करने आओ। सबसे जरूरी चीज क्या है, आरके सर का लेक्चर देखने के बाद आप यहाँ पर जब एमसीक्यू करने आते हो ना, तो यहाँ पर एमसीक्यू जितने भी मैं कराता हूँ उसमें से 90% एमसीक्यू आपके एकदम आराम से हो जाते हैं। 10% एमसीक्यू हो सकता हो ना होते हो, या किसी के हो सकता हो 100% हो जाते हो। ठीक है, तो जो देखो, जो आरके सर के लेक्चर को पूरे ध्यान से करके आया है उसके तो 100% हो जाएंगे। और जिसने ये किया है कि नोट्स वगैरह नहीं बनाया है, ऊपर ऊपर कर लिया, वीडियो देख लिया, ईयरफोन लगा के सुन लिया और कह रहा है कि मैंने लेक्चर लेके आया हूं, तो उसके एमसीक्यू में 90% 80% तक ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको करना क्या है, पहले लेक्चर देखोगे फिर एमसीक्यू करोगे, सबसे जरूरी चीज है। और आज जो एमसीक्यू मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है मौलिक अधिकारों का सेट 2। मौलिक अधिकारों का सेट 2, मौलिक अधिकारों सर आपने पढ़ा दिया है आपको, इसलिए आप सेट 2 को अपना अच्छे से एनालिसिस करो और अच्छे से अपने अपने स्कोर कमेंट में जरूर डालना। ठीक है, और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है प्रखर मिश्रा। देखो, क्वेश्चन पूछा है, पहला ही क्वेश्चन, निवारक निरोध का अर्थ क्या है। अब देखो, ये हिंदी है यार, ये हिंदी है। ठीक है, और आप लोग कहते हो हिंदी में सर क्वेश्चन कराओ, तो हिंदी में जब क्वेश्चन होता है ना, तो हिंदी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और क्वेश्चन अब आपके सामने क्या आ गया, निवारक निरोध आ गया। अब निवारक निरोध क्या होता है यार, निवारक निरोध क्या होता है, तो इस समय बता दो। निवारक निरोध का मतलब होता है कि एक ये आपका क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये क्या है, रिट है, ये एक रिट है, एक रिट है। ठीक है, अब निवारक निरोध क्या होता है, एक रिट के अंदर एक वो है, प्रावधान है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूछताछ के लिए पता लगाना, पूछताछ के बाद पता लगाना, पूछताछ के बिना पता लगाना, और क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। मतलब बेसिकली कहना क्या चाहता है कि निवारक निरोध करता क्या है। निवारक निरोध करता यह है कि आपका पूछताछ के बिना पता लगाना। मतलब कि क्या करते हैं हम इसमें करते क्या है कि पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमने क्या किया, किसी व्यक्ति को पुलिस क्या करती है, पूछताछ के लिए उठा लेती है। जैसे पुलिस को लगता है जब कि यह व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है, आगामी 24 आवर में यह व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है, तो उसको पुलिस जो है वह ले जाती है अपने यहाँ थाने पे, ले जाएगी थाने पे, और 24 घंटे के अंदर क्या करेगी, किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अगर ऐसा कुछ है तो 14 दिन के रिमांड भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी कार्यालय के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता, अपराध में लगाए गए अधिनियम के आयोग के समय लागू हो। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एकदम ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी कार्यालय के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो कि अपराध में लगाए गए अधिनियम के आयोग के समय लागू हो। अच्छा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, एक चीज तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा, ये तो एकदम सही है। 21 कहता है ना, आर्टिकल 21 याद आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 20 वाला, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए वही सजा मिलेगी जो उस समय थी। अगर उसके बाद कोई सजा अपराध के बाद कोई सजा बनती है तो वो उसे नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, मैं बता दूं आपको। मान लिया 10 बजे आप किसी व्यक्ति को मारते हो, ठीक है, चलो यार मारते नहीं हो, मान लो आपने कोई कानून 10 बजे तोड़ा। अभी आप कहोगे वायलेंस करा रहे हो सर आप, ठीक है, तो मान लिया आपने कोई कानून क्या कहते हैं 10 बजे तोड़ा, और 10 बजकर क्या होता है, 10 बजकर कुछ मिनट पे क्या होता है, 10 बज के 5 मिनट पर इसमें एक संशोधन होता है और ये कहा जाता है कि इस कानून का उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं दी जाएगी। अब कोई सजा नहीं है इस कानून का उल्लंघन करने पर। तो ऐसा नहीं है कि आप इस सजा से मुक्त हो गए, आपने 10 बजे वो अपराध किया है और संशोधन कब हुआ है, 10 बज के 5 मिनट पर हुआ है। नया कानून कब बना है, 10 बज के 5 मिनट पर। इसलिए आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर जो है वही प्रक्रिया होगी जो 10 बजे थी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहां पर देखो क्या होता है, उत्प्रेषण लेख को हम क्या कहते हैं, प्रतिषेध लेख कहते हैं। प्रतिषेध लेख, ये सब क्या है, ये सब रीट है, ये सब रीट है। रीट किस में जारी होता है, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। आर्टिकल 32 से कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्प्रेषण लेख या प्रतिषेध लेख के तहत हम क्या करते हैं, न्यायालय क्या करती है, अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की जांच करती है। उसके बाद कहता है कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है,
अधिकार परीक्षा ये होती है कि किसी भी असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप यह कार्य किसके आदेश से कर रहे हैं। परमादेश क्या होता है? परमादेश ये होता है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश कर दिया जाता है। जैसे मान लिया आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हो, वहां पर आप देख रहे हो कि आपका जो है सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो? कोर्ट से कहते हो। तो कोर्ट क्या करती है? उस सरकारी अफसर को कोर्ट क्या करती है? कोर्ट उस सरकारी अफसर को कहती है कि साहब आप ये काम करो, ये काम करो, ये परमादेश है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को पुलिस ले जाती है और पुलिस क्या कर रही है? उसे जो है पेश नहीं कर रही है। कहां नहीं पेश कर रही है? मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है। तो अब इसके घर के जो व्यक्ति होंगे ना, वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे कोर्ट, न्यायालय के पास जाएंगे। कहां पर? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि श्रीमान या महोदय, मेरे फला व्यक्ति को, मेरे घर के फला व्यक्ति को पुलिस ने फला तारीख को उठाया था, जिसको अब तक पुलिस ने समक्ष मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। तो यहां क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट ये करेगी कि इनको कहेगी भाई ऐसा है, पुलिस को कहेगी कि आप बंदी प्रत्यक्षीकरण कराओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या? कि इस आदमी को लेकर के आओ, इस आदमी को लेकर के हमारे सामने आओ। और जब कोर्ट अपने सामने बुलाएगी तो कोर्ट में सबको पता है यार, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, तो कोर्ट के सामने पुलिस को तो लेके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपके अधिकार है। सबसे बड़ी चीज ये सब क्या है? आपके, ये सब आपके मौलिक अधिकार है। इस बातों को जानो आप। यहां पर आपको ये भी जानना है कि यह आपका अधिकार है। यानी अगर पुलिस वाला आपको 24 घंटे से भीतर बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, ध्यान देना शब्द को, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से नहीं रख सकता है। 24 घंटे के बाद 14 दिन के रिमांड के लिए वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मजिस्ट्रेट अगर रिमांड दे देंगे तो मिल जाएगी रिमांड उसे। अपराध के एक अभियुक्त को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? मतलब ये बेसिकली प्रश्न कहना क्या चाहता है? प्रश्न ये कहना चाहता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 20 के किस पार्ट में कहा गया है? 20 के सी में कहा गया है। 20 के सी में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप इसलिए बाध्य नहीं कर सकते कि वह स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही दे। इसके लिए आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। कौन कहता है? आर्टिकल 20 कहता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, यहां पर बता दूं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 ये होता है आपको, 21 आपका है जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 21 है। और 21 का ए भी है। एक क्या है? 21 का ए है। 21 का ए क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कौन देता है? आपका 21 का ए देता है। 21 का ए। ठीक है। 22 क्या होता है? आर्टिकल 22 आप लोगों को बताया था मैंने। आर्टिकल 22 होता है गिरफ्तारी और निरोध की समस्या में, मतलब हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने मुझे। अगर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो तो आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, वरना मैं क्या करूंगा? रीट जारी करा लूंगा अपने लिए। 72 क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। अब इसमें मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि राष्ट्रपति का चैप्टर जब आर के सर पढ़ा देंगे तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा पूछा है कि रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, कोई भी न्यायालय कर सकता है, प्रशासनिक अधिकरण कर सकता है। तो देखो यार, यहां पर ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन, वैसे देखो यहां पर रीट जारी करने की शक्ति, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यार, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और हम हो जाते हैं डाउट में। क्यों? क्योंकि सर ने आपको बताया होगा कि रीट जारी कौन कर सकता है। रीट जो है हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करती है, आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है। ठीक है। तो अब देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकती हैं, आर्टिकल 226 आर्टिकल 32। अब क्या कहता है कि कौन जारी करने की शक्ति किसके पास है? अब यहाँ ऑप्शन में आपको अलग अलग दिया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर हमेशा लगा कर रहना तुम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हालांकि रीट के बारे में ज्यादा पावरफुल कौन है? आपकी हाई कोर्ट है, सर ने बताया भी होगा आपको। ठीक है। तो रीट के बारे में ज्यादा पावरफुल हमारी है कौन? हाई कोर्ट। ठीक है। अब लेकिन यहां पर ऑप्शन जो आया था, इसमें ऑप्शन जो है आयोग ने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को ही सही माना है। लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ही जारी कर सकते हैं और ये दोनों ही सत्य होगा। ठीक है। अगर मान लिया कभी आपके ऑप्शन में आ जाता है 1 और 2 दोनों, इसको देखो ये क्वेश्चन कैसे आना चाहिए था? ये ऐसे आना चाहिए था, कूट आना चाहिए था। कूट के बाद ऑप्शन ए आना चाहिए था 1 2 सही है और 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, कोई नहीं सही है। तो आप लगा कैसे 1 2 सही है, यानी दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही दे सकते हैं। याद रखना यार, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल क्या कहते हैं 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। आगे देखते हैं, हैबियस कॉर्पस रीट का तात्पर्य किससे है? हैबियस कॉर्पस का तात्पर्य किससे है? हैबियस कॉर्पस का तात्पर्य किससे है? क्या व्यक्ति, किसी व्यक्ति, निगम या अवर न्यायालय को किसी विशेष कार्य करने का निर्देश देना।
अवैध हिरासत से मुक्त करने का उद्देश्य गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए लंबित मामले का रिकॉर्ड भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही रोकने के लिए निचली अदालत को दिया गया निर्देश। अब देखो यहाँ पर नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर देखो तीनों में आपको समझा देता हूँ कहना क्या चाहता है। पहला वाला ये कहना चाहता है कि किसी भी क्या हुआ, किसी भी आप कहाँ गए, किसी भी आप चले गए कहां पर, हैबियस कॉर्पस की हिंदी पहले जान लो यार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा देखो मैंने इंग्लिश क्यों उठाई है ये भी बता दे रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि यहां पर क्या था, आयोग ने भी इंग्लिश ही उठाया था। जो लोग कहते हो ना हिंदी में ही आएगा, तो हैबियस कॉर्पस लिख दिया था हिंदी में इस तरह से क्या लिख दिया था, हैबियस कॉर्पस। अब लोग, अब ये तो हिंदी ही है ना, अब दो जवाब, तो यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है। तो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति या निगम या अवर न्यायालय को किसी विशेष कार्य करने का निर्देश देना, मतलब कोई व्यक्ति विशेष, कोई अधिकारी है जो काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करती है, परमादेश देती है। तो यह क्या हो गया, परमादेश हो गया, इसको तो हटा ही दो। फिर क्या है, अवैध हिरासत से मुक्त करने का उद्देश्य गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए, बिल्कुल हैबियस कॉर्पस यही कहता है। और लंबित मामलों के रिकॉर्ड भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई रोकने के लिए निचली अदालत को दिया गया निर्देश क्या है, ये सब आपका वो है कि ये सब आपका क्या है, न्यायालयों के लिए उत्प्रेषण लेख है, प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध लेख है आपका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये तो बिल्कुल हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। 23 का कहता है मानव श्रम पे प्रतिबंध, और बाल श्रम पे प्रतिबंध 24 लगाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये देखना पड़ेगा, ये तो हमारा नहीं है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, हाँ ये बिल्कुल है, 14 आर्टिकल 14। फिर कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें है, कोई दिक्कत नहीं, हमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां पे दिया है, 29 और 30 में दिया है। आर्टिकल 29 और 30 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, सॉरी धार्मिक स्वतंत्रता ये आपको हो जाएगा धार्मिक शिक्षा के अधिकार, धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक एवं धार्मिक शिक्षा अधिकार, ये आपका 25 से 28 में दिया है, 25 से 28 में। और ये भी मैं बता दूं आपको, देखो 25 कहता क्या है, 25 कहता है कि आप धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, ठीक है, अपने धर्म को मानो, प्रचार करो, प्रसार करो। 26 कहता है कि भाई देखो धर्म को आप तो कह तो दिए कि धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन कैसे करो, तो प्रबंधन करो, धर्म का प्रबंधन करो भैया, अपनी एक समिति बनाओ, प्रबंधन करो, इस सब के लिए कौन कहता है, आर्टिकल 26 कहता है। तो आर्टिकल 27 कहता है कि प्रबंधन तो कर लिए हम, लेकिन हम तनख्वाह बनका जो देंगे कहां से देंगे, तो सरकार ने कहा ठीक है भाई आप तनख्वाह बनका दो, इसको हम कर मुक्त कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कर मुक्त कर देते हैं। सरकार ने क्या कहा, इसको हम कर मुक्त कर देते हैं, ले जाओ भाई, कर मुक्त हो गया। 27 नंबर आर्टिकल ये कहता है। 28 नंबर क्या कहता है वो देख लेते हैं। 28 नंबर ये कहता है कि जब कर मुक्त हो ही गया है तो हम क्या करेंगे, अब शिक्षण संस्थान खोलेंगे, धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलेंगे। तो सरकार कहती है ठीक है हम इसमें भी आपको अनुदान देंगे भाई, हम धार्मिक शिक्षा पे तो प्रतिबंध लगाते हैं लेकिन धार्मिक शिक्षण खोलने के लिए मना नहीं करते हैं। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा ये देखो ये क्या है आपका, ये आपका है डीपीएसपी, यानी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि आपका कहां से कहां तक दे रखा है, 36 से 51 में दे रखा है। और इसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन कहां पर दे रखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि समान कार्य से समान वेतन कहां पर दे रखा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आर्टिकल बताना पड़ता है ऐसे में कि ये आपको कहां पर दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है 39 के ए में, और ये मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा मार्कर खो गया, अच्छा ये रहा, हाँ 39 का ए है, मेरा मार्कर खो गया था, 39 के ए आर्टिकल में कहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 समाज निम्नलिखित के समूहों में से किस मद के लिए शुरू किया गया था, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी वयस्कों के लिए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए व महिला छात्रों के लिए। तो देखो 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कैवां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इस समय होता क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कर क्या दिया जाता है कि इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 15 के द्वारा निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा भेदभाव निषेध है हमारे यहाँ आर्टिकल 15 के तहत जो भेदभाव है किस आधार पर है, रेस या वंश के आधार पर, भेदभाव भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर। तो हमारे यहाँ जो भेदभाव है ना वो जाति के आधार पर प्रतिबंधित है, जाति के आधार पर प्रतिबंधित है। जाति के आधार पर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जन्म के स्थान पर और भेदभाव के आधार पर अभी इस पर कोई मतलब वैसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, मतलब बनाई गई है लेकिन मतलब मौलिक अधिकारों में नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 15 के तहत ये नहीं आती है, ये सारी हैं, भेदभाव नहीं करेंगे हम भाषा के आधार पर। लेकिन यार देखो भाषा के आधार पर भेदभाव करके स्टेट भी बने, आंध्र प्रदेश देख लो आप, आंध्र प्रदेश स्टेट बना था ना, किसके द्वारा, जब श्री रामल्लू ने आत्महत्या कर लिया। चलो खैर ये तो स्टेट में पढ़ाएंगे सर, मैं अभी क्यों बताऊं इसे स्टेट में जब सर बताएंगे, जब स्टेट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना तब हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए बच्चे के लिए कुजरू, पणिक, फजल अली इन लोगों की कमेटी भी बनी थी, बहुत डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से देखना।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आम अधिकार क्षेत्र क्या है। अब देखो सबसे बड़ी चीज पूछ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के आम क्षेत्राधिकार क्या है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है राज्य से राज्य के बीच आपसी विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखो कितने कितने हम लोगों को सही लग जाते हैं। ऑप्शन हम लोगों को सही लग जाते हैं, चौथा भी सही है, संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा, राज्य से राज्य का बीच, केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, और राज्य से राज्य के बीच का आपसी विवाद, ये तीनों ऑप्शन। अच्छा मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी सही लग रहा है यार। अब क्या करें, तो देखो यहाँ पर मूल अधिकार पूछा किसका है, ये पढ़ो पहले, पहले पढ़ो किसका पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर साथ ही में क्या दे दिया, उच्च न्यायालय। तो दो राज्यों के बीच आपसी विवाद को उच्च न्यायालय तो बिल्कुल नहीं निपटा सकता, केंद्र और राज्य का विवाद तो उच्च न्यायालय के पास आएगा ही नहीं, संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा ये आ सकता है, लेकिन इन दोनों का होना चाहिए। तो दोनों का उल्लंघन क्या हो जाएगा आपका, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्या है, दोनों कर सकते हैं। दोनों कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल मैंने आपको बता रखा है, आर्टिकल 226 से कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट 226। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल से आपका रिट जारी करती है, तो 226 में, सुप्रीम कोर्ट 32 से, और रिट के बारे में पावरफुल कौन है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। आगे देखते हैं, धर्म के अधिकार के प्रावधान के तहत शामिल है धर्म के प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण वहन ले जाने का अधिकार, सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने का अधिकार, धार्मिक निकायों का अधिकार है कि वह अपनी आस्था में लोगों का धर्म परिवर्तन करें। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर बताइए, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा सही है, या सभी सही है। तो देखो सिखों को कृपाण वहन ले जाने का अधिकार तो है, धर्म के प्रचार करने का भी अधिकार है, सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने का अधिकार, धार्मिक निकायों का अधिकार है, वह अपनी आस्था से लोगों में धर्म का परिवर्तन करें। तो बिल्कुल आपका सभी सही है। और एक चीज और यार, यहाँ पे 3 नहीं है, ये चौथा हो जाएगा, कौन सा, धार्मिक निकायों का अधिकार है कि वह अपनी, ये चौथा हो जाएगा, धार्मिक निकायों का अधिकार है कि वह अपनी आस्था में लोगों का धर्म परिवर्तन करे। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा सभी सही है। फिर कह रहा है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। अब देखो जी, अब ये बहुत बढ़िया सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया कि निजता का अधिकार जो है हमारे किस अनुच्छेद में आता है, निजता का अधिकार। देखो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निजता के अधिकार को क्या किया, निजता के अधिकार को इन्होंने मौलिक अधिकारों का दर्जा दे दिया। क्या किया इन्होंने, मौलिक अधिकारों का दर्जा दे दिया, किसको, निजता के अधिकार को। अब निजता का अधिकार कहां पर आएगा, निजता का अधिकार हमारे आर्टिकल 20 में आता है, आर्टिकल 20 में रख दिया गया निजता के, नहीं सॉरी आर्टिकल, हाँ 20 में, आर्टिकल कौन सा है यार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है ये मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद 20 या 21 में है। मैं इसे डाउट पे रखूंगा, बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मैं डिस्कस करके बता देता हूँ निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। वैसे आर्टिकल 20 मुझे सही लग रहा है, लेकिन अपराधों से संरक्षण के संबंध में है, देख के बताता हूं मैं। ठीक है, अनुच्छेद आपका कौन सा है। अब देखो पूछता है टू हैव अ बॉडी का अर्थ क्या है, टू हैव अ बॉडी का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग, आयोग ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, टू हैव द बॉडी का अर्थ क्या है। अब क्या है टू हैव द बॉडी, मतलब क्या हो गया, बॉडी कहां है, बॉडी किसके पास है, हैव किसके पास है बॉडी, तो ये क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। आप क्या करो, बंदे को हमारे सामने लाके खड़ा करो, हम भी तो देखें बंदा कहाँ है। अधिकार परीक्षा मैंने बताई दी आपको, क्यूवेरेंटो, क्यूवेरेंटो देखो एक शब्द आ गया, एक शब्द आ गया क्यूवेरेंटो। क्यूवेरेंटो क्या है, क्यूवेरेंटो आपका वही है कि जो आपका क्या कहता है, क्यूवेरेंटो ये कहता है कि आप किसके आदेश से ये काम कर रहे हो, किसके आधार से ये काम कर रहे हो भाई आप ये। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा संबोधित किया जा सकता है, और राज्य विधानसभाओं के बहुमत से इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, और मौलिक अधिकारों में संविधान में संशोधन होता कैसे है, वो होता है संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा संबोधित किया जा सकता है, और राज्य को संशोधित है, ये संशोधित है, संशोधित किया जा सकता है, और राज्य विधानसभाओं के बहुमत से इसकी पुष्टि की जा सकती है। यही चौथा वाला ऑप्शन जो है सही है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट बहुमत, मतलब विशिष्ट बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट बहुमत, क्या कहते हैं, विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट बहुमत इसे कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट बहुमत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है। बराबर घर का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैंने आपको बता दिया समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में कहता है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 कहता है, और बोलने स्वतंत्रता का अधिकार 19 का ए। ठीक है, तो यानी हमने बराबर घर का अधिकार कहीं किया था, नहीं किया था। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इस आवास योजना में कहीं भी ये कहा गया है क्या कि सभी को घर दिया जाएगा, नहीं, इसमें शर्तें हैं, इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारे संविधान द्वारा दी जाने वाली गारंटी नहीं है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहा जाता है? अब देखो ये भी शब्द पूछ लेता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास क्या है? हैबियस कॉर्पस है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हमारे क्या आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हमें कोई गिरफ्तार ऐसे ही नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में दुकानें, स्नानघर, घाट, होटल आदि के समान पहुंच शामिल है? वो कौन कौन सा? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, वो इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस केस के द्वारा संविधान की मूल संरचना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित की गई थी? किस केस में ये कहा गया कि संविधान की जो मूल संरचना थी वो किसके द्वारा घोषित कर दी गई? वो घोषित की गई आपकी किसके द्वारा? केशवानंद भारती केस के द्वारा। केशवानंद भारती केस के द्वारा जो है संविधान की मूल संरचना जो थी वो घोषित कर दी गई थी। संविधान की मूल संरचना किससे घोषित की थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के द्वारा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं मिनर्वा मिल केस क्या था, और ये सब सारे केसेस हैं, ये सब सारे केसेस हैं, और आगे जैसे जैसे आते जाएंगे ये मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कौन कौन केस क्या क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चलो मैं बता दूं मिनर्वा मिल केस किससे है। मिनर्वा मिल केस जो है आपका आता है किस लिए? ये मिनर्वा मिल केस आता है आपका ओबीसी आरक्षण के लिए। ओबीसी इंदिरा साहनी केस था ओबीसी आरक्षण के लिए। ठीक है, इंदिरा साहनी केस था। और इसी तरह के केसेस आते जाते हैं। गोलकनाथ केस है, मिनर्वा मिल केस है, गोपालन मामला है। तो ये सारा मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। भीमराव अम्बेडकर ने बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निषेध तत्व को, प्रस्तावना को। तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 से 35 में कहा था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है। उसके बाद कहता है कौन सा न्यायोचित उचित है? न्यायोचित उचित है मतलब क्या कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके लिए आप जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब आप न्यायालय जाओगे, न्यायालय उस पर फैसला देगी और वो फैसला मानना पड़ेगा, चाहे सरकार ही क्यों ना उस पर फैसला मानने के लिए बाध्य हो। ठीक है, तो ये है हमारा मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों का हनन जो है सरकार भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, जब राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लगाते हैं, मैंने बता भी रखा है, इमरजेंसी लगाने के दौरान राष्ट्रपति के जब होता क्या है कि वहां पर जो होता है आपका ले लिया जाता है क्या, यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, यहाँ पर आपका जो है मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है केवल 20 और 21 को छोड़ करके। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे बता रहा था केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस। तो मिनर्वा मिल केस क्या था? मिनर्वा मिल केस में कहा गया था कि संविधान के पास सीमित संविधान संशोधन की शक्तियां हैं। मिनर्वा मिल केस क्या कहता है? मिनर्वा मिल केस ये कहता है कि संविधान के पास सीमित संविधान संशोधन की शक्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि सारा संविधान संशोधन कर सकते हैं। इसी तरह एक केस था एसआर बोम्मई केस। कौन सा केस? एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस में क्या कहा गया था? धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता हो गई, संघवाद हो गया, ये सब क्या है? भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। ये किसने कहा था? ये कहा था एसआर बोम्मई ने। एसआर बोम्मई केस में ये बात कही गई थी। ठीक है, मिनर्वा मिल्स में क्या कहा गया? संविधान के पास सीमित संशोधन है। और 1922 में एक बना था इंदिरा साहनी, मैंने आपको बताया था। इंदिरा साहनी जो था वो मंडल आयोग को बनाता है ओबीसी आरक्षण कितना? 27% के लिए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो भारतीय संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है। तो अभी तो हमारा ये कानूनी अधिकार है, लेकिन कभी कभी मतलब पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तब हमारे पास कितने थे? 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। तो क्या कहता है कि इस समय क्या होता है कि आपका क्या कहते हैं 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसके बाद इसको जो है हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की मान्यता का आधार क्या है? मतलब किस आधार पर हम अल्पसंख्यक कहते हैं? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय की कुल जनसंख्या के अनुपात पर, रंग के अनुपात पर। तो हमारे यहाँ धार्मिक होते हैं, क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कैसे होते हैं? धर्म के आधार पर। जैसे वैसे हिंदू को छोड़ के बाकी सब आपके जो है अल्पसंख्यक हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? अब देखो कितना अच्छा मैंने बताया, 44वां संविधान संशोधन। क्या बताया मैंने? 44वां संविधान संशोधन। और इसमें मैंने क्या बताया, क्या हुआ? ये कब होता है? 1978 को। 1978 में संविधान संशोधन होता है। इसमें होता क्या है? कौन प्रधानमंत्री है? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हैं। तो यानी मोरारजी देसाई के समय ये हुआ था।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बल के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है? यानी देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा। क्वेश्चन ये पूछा है कि किस एक्ट के तहत ये कह दिया जाता है, किस आर्टिकल के तहत कि जो रक्षा बल में हमारे लोग हैं उनके कुछ कुछ जो होते हैं मौलिक अधिकार वापस ले लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। तो ये किसमें कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में, क्योंकि 21 मैंने आप लोगों को बता रखा है हमारे लिए, 25 हमारे लिए है, 19 हमारे लिए है, तो 33 ही होगा ना मौलिक अधिकार। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट आपके टोटल 5 रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी कर सकती है? 5 रिट जारी कर सकती है। पांचों रिट के नाम मैं बता दूं आप लोगों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकती है, अधिकार परीक्षा कर सकती है, उत्प्रेषण कर सकती है, प्रतिषेध लेख कर सकती है, परमादेश कर सकती है। और ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पर देखो हमारे संविधान के बारे में क्या है, कुछ चीजें क्या है। जैसे देखो हमारे संविधान में एक चीज था कि किसने कहा था हमारे संविधान को कि भारत का संविधान जो है वो कुछ लचीला है, कुछ लचीला है और कुछ दृढ़ है, कुछ लचीला है और कुछ दृढ़ है। ये कौन कहता है? देखो ये सब सारी चीजें कौन कहता है कि कुछ लचीला है कुछ दृढ़ है। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूं किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है कुछ लचीला है कुछ दृढ़ है। ये पता करके लाना है आप लोगों को। दूसरा पता करके लाना है कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, देखो मैंने अभी बताया संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसको? आर्टिकल 32 को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? और ये सारी चीजें आपको कमेंट कर देनी है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और प्रस्तावना को राजनीतिक भविष्य किसने कहा? राजनीतिक भविष्य किसने कहा? ठीक है। ये चीज आपको पता करके आना है। ठीक है। उसके बाद आपको पता करके आना है कि किसने जो है हमारी प्रस्तावना को पेंट किया है, यानी प्रस्तावना से जुड़े 4 सवाल आपको पता कर लेने हैं। वैसे जब राकेश सर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप लोग एक बार गूगल करो जिससे आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़े। ठीक है। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना के बारे में 4 चीजें मैंने पूछी। क्या? प्रस्तावना को राजनीतिक भविष्य किसने कहा? नंबर 1। प्रस्तावना से संविधान की आत्मा किसने कहा प्रस्तावना को? नंबर 2। नंबर 3 मैंने पूछा प्रस्तावना को किसने पेंट किया है। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कहा? संविधान का पहचान पत्र किसने कहा प्रस्तावना को? ये 4 सवाल आपको पता करके आज आने हैं। ठीक है। अगर आप कहो ये तो मैं जवाब दे दूंगा अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में मैं इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है। सो गाइस थैंक यू, ये था आज का लेक्चर। आपको करना क्या है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है या कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। फिर बता रहा हूँ, व्हाट्सएप करना मतलब होता है मैसेज करना, ना कि कॉल करना। व्हाट्सएप करना मतलब क्या होता है? मैसेज करना है। SMS जिसको बोलते थे ना पहले, वो करना है आपको, कॉल नहीं करना है। ये नहीं होता है कि व्हाट्सएप करो मतलब कॉल कर दिया आपको। ठीक है। कॉल करोगे आप ब्लॉक हो जाओगे, और जब ब्लॉक हो जाओगे तो आप ही लोग कहते हो कि सर आपने तो कहा था व्हाट्सएप पे हेल्प करोगे और आपने हमें ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक तो हम लोग देखो, एडवांस लर्निंग कभी किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा, ये चीज आप जान लो। अगर आप हमारे किसी भी अनुशासन को तोड़ते नहीं हो, अगर आपको कॉल ना करो, हाँ अगर इधर से सर कहते हैं कि मैं कॉल करता हूं आपको, या फिर कोई ऐसा डाउट है जो केवल कॉल से सोल्यूशन हो सकता है, तो उसके लिए आपको कॉल की जाएगी, लेकिन कॉल इधर से की जाएगी, ना कि इस नंबर पे आप कॉल करोगे। ठीक। इस नंबर पे आप कभी कॉल मत करो ना, और इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप करो अपनी जानकारी के लिए। ठीक है। सो गाइस थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है, नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है आपको, फिर आप कहते हो सर इसका अगला पार्ट कहाँ मिलेगा, इसका पिछला पार्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, और नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, जिससे और भी लोग जुड़े हमारे साथ। ठीक है। जिससे और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम आपके बीच ला सकें। सो गाइस थैंक यू, ये था हमारा फंडामेंटल राइट का लास्ट पेज। अब अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में।